अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो सेल साइकिल या सेल डिवीजन का दूसरा फेज़ है। तो सेल साइकिल को हम दो मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक इंटरफेज़, दूसरा है माइटोटिक फ़ेज़ या एम फेज़ जो एक्चुअल में डिवीजन फ़ेज़ होता है। इस डिवीजन फ़ेज़ के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है इंटरफेज़ में और उस इंटरफेज़ के बाद आता है एम फेज़। जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर इस एम फेज़ को हम कहते हैं माइटोसिस, या उनके अंदर जो डिवीजन होती है या उनके अंदर जो डिवीजन फेज़ होता है या एम फेज़ होता है वो कौन से वाला होता है, माइटोसिस। और जितने भी जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर ये वाला जो एम फेज़ होता है या उनके अंदर जो डिवीजन फेज़ होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस। तो ये सेल साइकिल का दूसरा पार्ट है, एम फेज़ या माइटोसिस। तो पहला पार्ट या पहला फेज़ कौन सा था, इंटरफेज़। इस माइटोसिस के हवाले से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़, इस माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है। यानी एक सेल डिवाइड करके कितने सेल बनाता है, दो। और जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल के अंदर होता है उतना ही जेनेटिक मटेरियल जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके पास जाता है। तो अगर मैं कहता हूँ पेरेंट सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम ही जाएंगे, और अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही जाएंगे। तो जेनेटिक कंटेंट रिमेन सेम, जितना जेनेटिक कंटेंट पेरेंट सेल के अंदर होता है उतना जेनेटिक कंटेंट डॉटर सेल्स के अंदर ही आता है। तो ये माइटोसिस के हवाले से दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और ये माइटोसिस फर्दर आगे दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसको हम फर्दर दो मेजर फेजेस में आगे डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिवीजन होती है या उसकी सेपरेशन होती है, और जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, या जिसमें सेल्स एक्चुअल में सेल जो है वो टूट के दो सेल बना देता है, वो होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है या उसकी सेपरेशन होती है। अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि एस फेज़ में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है। जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है। अब जेनेटिक मटेरियल कैसे डुप्लीकेट होता है, यानी मैं कहता हूँ कि एस फेज़ से पहले जो हमारा हर एक जो क्रोमोसोम होता है, तो G2 फेज़ से पहले हम उस जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम तो नहीं कह रहे होते, हम कहते हैं कि कितने 46 क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, और इन 46 क्रोमेटिन फाइबर की एक ही कॉपी होती है। यानी ये फाइबर 46 के 46 इस तरह से होते हैं। तो ये अगर मैं 4 क्रोमोसोम की एग्जांपल ले रहा हूँ तो 4 के 4 क्रोमेटिन फाइबर इस तरह से होंगे। लेकिन आफ्टर एस फेज़ हर एक जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो अपनी क्या बना लेता है, साथ में एक कॉपी बना लेता है। तो इस तरह से हर एक क्रोमेटिन फाइबर अपनी क्या बना लेता है, एक कॉपी बना लेता है। और ये जो कॉपी साथ में हर एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होती है इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। यानी 46 के 46 क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बना लेते हैं, अपना एक सिस्टर क्रोमेटिड बना लेते हैं, और इसी सिस्टर क्रोमेटिड को कैरियोकाइनेसिस में सेपरेट किया जाता है। यानी 46 क्रोमेटिन फाइबर पहले से मौजूद थे, 46 उनके साथ आके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और ये जो 46 बाद में आके अटैच होते हैं ये जो 46 कॉपीज़ बाद में बनती हैं इन्हें फिर कैरियोकाइनेसिस में सेपरेट किया जाता है। तो अभी कैसे सेपरेट किया जाता है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 4 क्रोमोसोम की एग्जांपल लूँ, यानी एक सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 4। कोई भी सेल है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो बिफोर एस फेज़ ये क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं, 4 के 4 क्रोमोसोम ऐसे होंगे। और आफ्टर एस फेज़ ये 4 के 4 क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, ये 4 के 4 क्रोमेटिन फाइबर्स, क्योंकि इस स्टेज में एस फेज़ में और G1 फेज़ में हम उसे क्रोमोसोम तो नहीं कह रहे होते, हम क्रोमेटिन फाइबर कह रहे होते हैं। ये 4 के 4 क्रोमेटिन फाइबर हर एक क्रोमेटिन फाइबर की क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है इस तरह से। और ये जो दो कॉपीज़ बनती हैं
बिल्कुल एक दूसरे जैसी होती है, हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, यानी हर एक क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेता है। और इस कैरियोकाइनेसिस में हम वो जो नई कॉपी साथ में अटैच होती है, यानी एक पहले से था, एक नई जो कॉपी हर एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होती है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसी तरह से 46 के 46 क्रोमोसोम के साथ जो कॉपीज़ होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, या इसके लिए हम कैरियोकाइनेसिस को हम कहते हैं कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो एक्चुअल में डिवीजन किसकी हो रही होती है, जेनेटिक मटेरियल की। फिर जब दो जेनेटिक मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं तो उन दोनों जेनेटिक मटेरियल के अराउंड अपनी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, यानी दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और ये कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हम इन चारों फेजेस को देखते हैं कि कैसे ये चारों फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, या कैसे इन चारों फेजेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेपरेट होता है। और यहाँ पे चूँकि हम 4 क्रोमोसोम की एग्जांपल ले रहे हैं, तो पेरेंट सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम इस तरह से हैं। देख लें कि हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है, या हर एक क्रोमोसोम एक एक क्रोमेटिड का बना हुआ है। तो ये पेरेंट सेल है। अब ये जब डिवाइड करेगा इससे 2 सेल बनेंगे, तो इन दोनों के अंदर भी उसी तरह से 4 क्रोमोसोम ही आने चाहिए। 4 क्रोमोसोम एक डॉटर सेल के अंदर, 4 दूसरे डॉटर सेल के अंदर। क्योंकि हमने माइटोसिस में बोला है कि एक सेल से 2 बनते हैं, और जेनेटिक कंटेंट जितना पेरेंट सेल के अंदर होता है, जितना पेरेंट सेल के अंदर होता है उतना डॉटर सेल्स के अंदर आता है। अभी हम देखते हैं कि कैसे इस जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन होती है, और फिर कैसे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, और कैसे 2 सेल्स बनते हैं एक सेल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और डिवीजन ऑफ ये और सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला फेज़ कैरियोकाइनेसिस का होता है प्रोफेज। तो सबसे पहली चीज़ जो अपने प्रोफेज के हवाले से ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होके एक हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो प्रोफेज से पहले हमने क्रोमेटिन फाइबर को या क्रोमोसोम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन आफ्टर प्रोफेज या प्रोफेज के अंदर वो क्रोमेटिन फाइबर इस तरह से हो जाते हैं, यानी हर एक क्रोमोसोम के अंदर हमें 2 आर्म्स नज़र आती हैं, और इन दोनों आर्म्स को हम कहते हैं ये आपस में क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और इसी कैरियोकाइनेसिस में हम इन सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करते हैं। और ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं ये एक दूसरे की कॉपीज़ होती हैं, और दूसरी कॉपी कब बनती है, एस फेज़ में। तो 46 के 46 क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये जो कॉपीज़ होती हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, किस में, कैरियोकाइनेसिस में। तो सबसे पहला चीज़ जो प्रोफेज के अंदर होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस। चूँकि हम यहाँ पे 4 क्रोमोसोम की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये जो चारों के चारों क्रोमोसोम हैं ये चारों के चारों क्रोमेटिन फाइबर हैं। यहाँ पे देखें वो सारे क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम की या ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं इनकी सेपरेशन कैसे होती है, हर एक क्रोमोसोम कुछ धागों के साथ अटैच होता है, और उन धागों को हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स या ये जो धागे होते हैं ये कुछ ऑर्गेनेलिस से निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। और ये जो सेंट्रियोल्स होती हैं इनकी डिवीजन होती है एस फेज़ के अंदर, यानी पहले 2 सेंट्रियोल्स होती हैं, 2 से 4 सेंट्रियोल्स हो जाती हैं। और प्रो फेज़ में क्या होता है कि वो सेंट्रियोल्स सेल्स के 2 सेंट्रियोल्स एक पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, और दूसरी 2 सेंट्रियोल्स दूसरे पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये होती है कि सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड पोल्स, यानी 2 सेंट्रियोल एक पोल की तरफ मूव करती हैं, और दूसरी 2 सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ मूव करती हैं। और
माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टार्ट अराइजिंग, और इनसे क्या निकलना शुरू होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, कुछ धागे निकलना स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि आपको पता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन क्रोमोसोम के साथ तब अटैच होंगी जब वो जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। तो चौथी चीज़ जो यहाँ पे ये होती है वो ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, यानी न्यूक्लियस टूटता है और जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए वगैरह बन रहे होते हैं, वो भी डिसअपियर हो जाता है। तो ये चार चीज़ें प्रोफेज के हवाले से आपने ज़हन में रखनी है। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 आर्म्स, और उन दोनों आर्म्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल, और हर एक सेंट्रियोल से क्या निकलना शुरू कर देती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होती है, या जो न्यूक्लियस होता है वो टूटता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। ये तो हो गया प्रोफेज। इसके बाद आता है मेटाफेज, और इस मेटाफेज के हवाले से जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, मेटा यहाँ से ध्यान में रखें, मिड या मिडल, यानी यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं, और जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उन्हें सेल के सेंटर में क्या करती हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में अरेंज करती हैं, यानी क्रोमोसोम को मूव करती हैं। क्रोमोसोम्स मूव्स टू सेंट्रल रीजन, और इस सेंट्रल रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। इसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। यानी अब सेल, जो एनिमल सेल होते हैं वो मोस्टली सर्कुलर होते हैं। तो जो सेल की जो सेंटर होता है, सेल का जो सेंटर होता है उसमें सारे के सारे क्रोमोसोम को क्या कर दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, और सिंगल सिंगल करके हर एक क्रोमोसोम को अरेंज कर दिया जाता है। यानी अगर ये इक्वेटोरियल रीजन है तो फिर एक क्रोमोसोम को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, इस तरह से कुछ को पीछे, इस तरह से 46 क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में अरेंज कर दिया जाता है, या इक्वेटोरियल रीजन में अरेंज कर दिया जाता है, या सेंट्रल रीजन में अरेंज कर दिया जाता है। और इन क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में या इक्वेटोरियल रीजन में कैसे अरेंज किया जाता है, ये जो सेंट्रियोल्स होती हैं इनसे 3 तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रियोल्स से बाहर की तरफ निकलती हैं और इन सेंट्रियोल्स को सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन्हें हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमेयर होती है उसके साथ अटैच होती हैं, उन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर होती है उसके ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो इस काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं उन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और हर एक क्रोमोसोम दो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनके साथ अटैच होता है, जो हर एक पोल से आ रही होती हैं, यानी एक पोल से एक काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल आ रही होती है और दूसरे पोल से दूसरी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल आ रही होती है। तो इस तरह से 46 क्रोमोसोम को, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 क्रोमोसोम की एग्जांपल ली हुई है, तो चारों के चारों क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में इन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के ज़रिए अरेंज कर दिया जाता है। और इसके बाद तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम कॉन्टीन्यूस माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। और ये एक सेंट्रियोल से या एक पोल से दूसरे पोल तक कॉन्टीन्यूसली जा रही होती हैं। इस तरह से ये जो ग्रीन में मैंने मेंशन किए हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये जो काइनेटोकोर होती हैं इन्हें हम डिसकॉन्टीन्यूस भी कहते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये हो गया कि ये 3 तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स इससे सेंट्रियोल्स से निकलती हैं, और क्रोमोसोम को कौन से माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में अरेंज करती हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो दोनों होती हैं पोलर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं स्पिंडल
माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये मिल के क्या बनाती हैं, माइटोटिक अपरेटस। तो ये हो गया मेटाफेज। इसके बाद मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। और इस एनाफेज में क्या होता है कि हर एक जो क्रोमोसोम या हर एक जो सिस्टर क्रोमाटिड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से क्या होना शुरू हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। यानी हर एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं या हर एक क्रोमोसोम की जो दो कॉपीज़ होती हैं, क्योंकि ये अगर एक क्रोमोसोम है तो इसकी ये जो दो कॉपीज़ हैं ये एक दूसरे से क्या होना शुरू हो जाती हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक है, ये ऐसे सेपरेट होंगी इस तरह से हर एक क्रोमोसोम की जो दो कॉपीज़ होती हैं या हर एक क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने 4 क्रोमोसोम की एग्जांपल ली है। तो इन चारों की जो सिस्टर क्रोमाटिड है या इन चारों की जो कॉपीज़ हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होती हैं। और ये एक्चुअल में कैसे सेपरेट होती हैं वो हम देखते हैं। ये कॉपीज़ या ये सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से सेपरेट होती हैं replicated sister chromatid or copies of chromosomes separated when kinetochore microtubules shorten। यानी जब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होती हैं। अब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सी होती हैं, ये वाली जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। तो जैसे ही काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होती हैं तो यानी हर एक क्रोमोसोम के साथ दो काइनेटोकोर हर एक पोल से आ रही होती हैं। तो अगर ये वाली काइनेटोकोर शॉर्ट होगी, इस तरफ जाएगी, तो ये वाला जो सिस्टर क्रोमाटिड होगा ये इस तरफ आएगा, और जब वो वाली काइनेटोकोर शॉर्ट होगी तो ये वाला सिस्टर क्रोमाटिड उस तरफ जाएगा। तो इस तरह से हर एक क्रोमोसोम की कॉपीज़ या हर एक जो सिस्टर क्रोमाटिड होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। तो एनाफेज के अंदर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होती हैं और इनके शॉर्ट होने से हर एक जो सिस्टर क्रोमाटिड होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है। और दूसरा काम यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, और इलोंगेट होती हैं। जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो इलोंगेट होती हैं, वो लंबी होती हैं। और इन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के इलोंगेट होने से क्या होता है कि सेल के ऊपर और प्रेशर पड़ता है, या जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनके ऊपर और प्रेशर पड़ता है और क्रोमोसोम इजीली सेपरेट होते हैं। दूसरा काम ये होता है कि इन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की इलोंगेशन की वजह से क्या होता है, सेल प्रिपेयर होता है फॉर साइटोकाइनेसिस। तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट्स, जिसकी वजह से सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर साइटोकाइनेसिस, फॉर सेपरेशन ऑफ, फॉर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद आता है टीलोफेज। और इस एनाफेज के एंड पे जो क्रोमोसोम होते हैं या जो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चारों के चारों क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं इस तरह से। और इसके बाद जो टीलोफेज होता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर पहला काम ये होता है कि क्रोमोसोम यहाँ पे पोल्स पे पहुँच जाते हैं। क्रोमोसोम रीच टू ईच पोल, यानी जो इस साइड वाले थे 46 क्रोमोसोम वो इस तरफ चले जाते हैं और उस साइड वाले 46 उस तरफ चले जाते हैं, या इस साइड वाले जो 46 क्रोमाटिड हैं वो इस तरफ जाते हैं और उस साइड वाले 46 क्रोमाटिड उस तरफ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम की एग्जांपल ली है। तो हर एक क्रोमोसोम में से एक सिस्टर क्रोमाटिड इस तरफ और दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड उस तरफ, यानी 4 क्रोमोसोम में से 4 सिस्टर क्रोमाटिड या 4 क्रोमाटिड इस तरफ चले जाते हैं और 4 सिस्टर क्रोमाटिड इस तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा काम ये होता है, ये बिल्कुल ये वाला फेज़ प्रोफेज़ का उलट होता है। तो प्रोफेज़ में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटती है, लेकिन यहाँ पे
उन क्रोमोसोम के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से बन जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे दोबारा से बन जाती है और क्रोमोसोम दोनों पोल्स की तरफ पहुँच जाते हैं, यानी 4 क्रोमोसोम या 4 क्रोमेटिड फाइबर एक पोल की तरफ, 4 क्रोमेटिड फाइबर दूसरे पोल की तरफ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलस दोबारा से अपीयर हो जाता है। और यहाँ पे देखें कि ये 4 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ पहुँच गए और 4 क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ पहुँच गए, और इसके अराउंड, इन चारों के अराउंड अपना न्यूक्लियस या अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, और इन चारों के अराउंड अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोबारा से क्या होते हैं, डीकंडेंस होते हैं। तो क्रोमोसोम यहाँ पे दोबारा से डीकंडेंस होते हैं और क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। तो जैसे प्रोफेज में क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहे थे, यहाँ पे टेलोफेज के अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमोसोम दोबारा से डीकंडेंस होते हैं और क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। तो ये 4 क्रोमोसोम क्या बना देते हैं, 4 क्रोमेटिन फाइबर। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड करता है और 2 सेल बना देता है। तो यहाँ पे देखें कि ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया। तो जैसा हमने कहा था कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो एक से 2 सेल बने। और जिस तरह से पैरेंट सेल के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल होता है उतना जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स के अंदर आता है। जैसा हमने देखा था कि पीछे पैरेंट सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे या 4 क्रोमेटिन फाइबर्स थे, उसी तरह से जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर 4 क्रोमोसोम आए या फिर 4 क्रोमेटिन फाइबर आए। अब यहाँ पे हम उन्हें क्रोमेटिन फाइबर कह रहे हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पे 4 क्रोमेटिन फाइबर जितने पेरेंट सेल के अंदर थे उतने डॉटर सेल्स के अंदर आए। तो ये हो गया टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम पोल्स की तरफ पहुँच जाते हैं, यानी एक साइड वाले क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, दूसरे साइड वाले दूसरे पोल की तरफ। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो उन क्रोमोसोम के अराउंड दोबारा से बन जाती है, न्यूक्लियोलस अपीयर होता है एंड क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। और इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड करता है और 2 सेल बना देता है। अब ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर माइटोसिस में बहुत सारे डिफरेंस हैं, जिसमें एक डिफरेंस साइटोकाइनेसिस का भी होता है। तो हम साइटोकाइनेसिस को आगे डिटेल से भी देखेंगे और प्लांट्स के अंदर जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है उसे भी हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे हम एनिमल्स के हवाले से बात करते हैं कि वहाँ पे साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। तो जैसे ही ये 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो सेल होता है वो सेंटर से आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। और ये सेंटर की तरफ कैसे आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो सेल होता है वो सेंटर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू करता है। और या इन एक्टिन और मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन से एक फरो बनती है, एक निशान बनता है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज फरो। और ये क्लीवेज फरो आउटर रीजन से इनर रीजन की तरफ मूव करती है। ये क्लीवेज फरो आउटर रीजन से इनर रीजन की तरफ या अंदर की तरफ मूव करती है। यानी जो ये मायोसिन और एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट होंगी ऐसे ऐसे, तो ये क्लीवेज फरो भी ऐसे अंदर की तरफ मूव करती है। और एंड पे क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना देता है। तो ये होता है साइटोकाइनेसिस। तो इस साइटोकाइनेसिस को हम आगे डिटेल से भी देखेंगे, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और फंजाई के अंदर। इसके बाद हम प्लांट्स के अंदर माइटोसिस को भी डिटेल से देखेंगे। तो ये हो गया माइटोसिस। माइटोसिस के 2 मेन फेजेस हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस होता है
उसकी डिवीजन होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी सेपरेशन होती है। और ये सेपरेशन 4 फेजेस में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और सेल एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस की सेपरेशन होती है और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं।